नमस्कार। ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। दोस्तों, राजस्थान में राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज हो चुकी हैं क्योंकि बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं और आप देख रहे हैं कि लगातार जो नेता हैं, चाहे ऊंचे स्तर की राजनीति से लेकर हम पंचायत स्तर की बात करें, हर कोई सक्रिय नज़र आ रहा है। आज मैं रतनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में हूँ और इस क्षेत्र के एक युवा नेता मेरे साथ हैं, पवन सिंह जी, जो कि कुसुम देसर से सरपंच प्रतिनिधि हैं और इन दिनों काफ़ी चर्चा में है क्योंकि सैनिकों के प्रति आपके मन में बहुत ही श्रद्धा है और इन दिनों ने आप में 3 मूर्तियों का अनावरण इस क्षेत्र में करवाए हैं। तो आज मैं बातचीत करने के लिए कुसुम देसर पहुंचा हूं पवन सिंह जी के साथ। पवन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं बात की शुरुआत इससे करना चाहूँगा कि राजनीति में आपकी रुचि कैसे हुई, क्योंकि मुझे पता है कि आप जिस परिवार से आते हैं, आपके पिताजी हैं वो पुलिस अधिकारी रहे हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि किससे प्रेरित होकर आप राजनीति में आए। सर्वप्रथम तो मैं आपका और आपके दर्शकों का धन्यवाद कर देता हूं और आपको नमस्कार करता हूं। राम राम सा जी राजनीतिक, जैसे आपने सही बताया कि कोई हमारी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं थी, जी लेकिन मेरे मन में हमेशा ही कुछ अलग करने की विचारधारा थी कि अपन कुछ हटकर करें, अलग करें, जी व्यवसाय से निकलकर, नौकरी पेशे से निकलकर कुछ अलग करें। हाँ उसका उदाहरण मैं आपको बाल्यकाल से देना चाहूँगा। मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था उस विद्यालय में बाल सभा का एक अध्यक्ष मनोनीत किया जाता था प्रधानाचार्य के द्वारा। जी तो वो बाल सभा का अध्यक्ष मैं लगातार 3-4 साल रहा। उस बाल सभा के अध्यक्ष का कार्य होता था झंडा फहराना, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे उसमें अध्यक्षता करना। तो मैं बिल्कुल सक्रिय उस बाल्यकाल से ही रहा हूँ। फिर कॉलेज चुनाव में आए तो उस समय कॉलेज के चुनाव प्रतिबंध थे, होते नहीं थे। उसके बाद में उस समय सामाजिक गतिविधियों में मैं सक्रिय रहा। 2015 में तब मुझे लगा कि अपन को पंचायती राज का चुनाव लड़ना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र में मैं गया, वहाँ से लोगों से मिला। जो लोग मुझे मानते थे और मुझे जानते थे, उन्होंने बढ़ चढ़ कर मेरा साथ दिया और उसका ही परिणाम ये है कि मैं 2015 में प्रथम बार पंचायत का प्रतिनिधित्व मेरे हाथ में वहाँ के ग्रामीण जनों ने और मेरे साथियों ने और मेरे परिवार के लोगों ने मुझे दिया। आपने स्कूल से बातचीत शुरू की। स्कूल में और ग्राउंड में आकर राजनीति में आते उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो फर्क होता है। तो जब प्रतिनिधित्व मिला उसके बाद में किस तरह की चुनौतियाँ, किस तरह की समस्याएं सामने आई। देखिए, अपन किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो बिल्कुल समस्याएं सर्वप्रथम आपको प्रवेश द्वार पर मिलती है। बिल्कुल सही है। समस्याएं ये थी कि कुछ लोगों ने ये कहना स्टार्ट कर दिया कि एक अनुभवहीन, क्योंकि राजनीतिक परिवार नहीं, न कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि, एक अनुभवहीन व्यक्ति को पंचायत का प्रतिनिधित्व दे दिया है। तो मैंने ये उस दिन प्रण लिया कि अब मैं ऐसी इस ग्राम पंचायत को एक नई दिशा दूंगा कि जो लोग मुझे इन समस्याओं के बारे में जो अवगत करा रहे हैं, जो ग्राम पंचायत में आने वाली जो समस्याएं हैं उन पर निरंतर काम करते हुए। और मैंने जिले में, तहसील में तो उस समय 2015 से 20 के अंदर ग्राम पंचायत को प्रथम रखा जी। लेकिन जिले में टॉप 10 की जो विकास की पंचायतें थी उसमें ग्राम पंचायत कुसुम देसर टॉप 10 में शामिल थी। तो जो लोग ऐसी बातें करते थे उन्होंने फिर मेरी बड़ाई करनी स्टार्ट कर दी। ऐसी कौन सी उपलब्धियां जिनको खास तौर से आप दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखिए, विकास कार्य करना एक सरपंच का दायित्व होता है। जी जी चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो वार्ड मेंबर हो, चाहे वो कोई एमएलए हो, जी विकास कार्य करना उसकी प्राथमिकता होती है। कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। जी लेकिन मैंने, चाहे व्यक्तिगत कार्य हों चाहे सार्वजनिक कार्य हों, सार्वजनिक कार्य में प्रत्येक वो कार्य ग्राम पंचायत में किया है जिसकी ग्राम पंचायत को आवश्यकता थी। चाहे वो 4 दीवारी हो, सीसी ब्लॉक सड़क हो, खेल मैदान हो, स्कूलों की कायाकल्प करनी हो। व्यक्तिगत कार्य में जो व्यक्ति को लाभ मिलने चाहिए, जो भी सरकारी केंद्र की और राज्य की जो योजनाएं थी उनको मैंने बखूबी करने का प्रयास किया। लेकिन एक कार्य में हमारी ग्राम पंचायत को मैंने स्वावलंबी बना दिया, वो था पानी की प्रति। क्योंकि जिस क्षेत्र से हम आते हैं बाहरी कोई जल स्रोत नहीं है, सबसे बड़ा बात यही है। बिल्कुल। और हमारे भूगर्भ में वहाँ खारा पानी है। बिल्कुल। और पीढ़ियों से लोग बरसात का पानी पीते आ रहे हैं। तो मैंने एक बार दोपहर में देखा, मैं गांव जा रहा था तो एक बालिकाएं, छोटी छोटी बालिकाएं थी, वो एक जो सार्वजनिक कुंड होता है उससे पानी निकाल रही थी और वो घर पे ले जा रही। वो पानी, उस कुंड की हालत अगर देखें तो अपन को पानी वो
आप पी नहीं सकते, ऐसा पानी था। तो मैंने सोचा कि यार अपन जब इस पंचायत के सरपंच में हैं, प्रतिनिधि हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि लोगों को शुद्ध पानी, क्योंकि प्रतिनिधि का दायित्व ये होता है कि शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें, बिजली, पानी मुख्य है। मुख्य होते हैं। तो बाहरी कोई स्रोत दिख नहीं रहा था कि जहाँ से पानी आ सके, भूगर्भ के अंदर खारा पानी था कि ट्यूबवेल बना दें ऐसा। तो मैंने उस दिन एक प्रण किया और उस दिन से लेकर आज तक तकरीबन 1000 के आसपास वर्षा के पानी के स्टोरेज के जो टांके हैं, जिनको हम कुंड बोलते हैं, उनका निर्माण करवाया। उसके बाद में ये मान के चलिए कि आप 6 से 7 जोड़े नए निर्माण करवाए, 40 से 45 सार्वजनिक कुंडों का निर्माण कराया। और जो सेठ साहूकारों के जो जोड़े निर्मित करवाए गए थे, जो कुंडें उस समय बनवाई गई थी भामाशाहों के द्वारा, उनको जो जीर्ण शीर्ण हो चुकी थी, उनको भी वापस सही करवाया। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 1 साल तक अगर कोई हमारी ग्राम पंचायत में बाहर से कोई पानी का स्रोत नहीं हो तो हम बिल्कुल पानी के प्रति स्वावलंबी हैं, हमें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके सामने बड़ी चुनौतियां रही है, क्योंकि मैंने इस बात का पता भी किया है। आपके प्रथम कार्यकाल के बाद कोरोना भी आया था। कोरोना में आप एक प्रशासक के रूप में कार्य कर रहे थे, तो वो समय कितना चुनौतीपूर्ण था और आगे क्या समझते हैं आप? देखिए, व्यक्ति जब कोई कार्य करता है तो उसका स्वार्थ उसके पीछे छिपा होता है जी। लेकिन जब प्रशासक लग चुके थे, लॉटरियां हुई नहीं थी, हम चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन एक दायित्व होता है व्यक्ति का। अगर वो ग्राम पंचायत किसी दूसरे के हाथ में नहीं आया जाए, तब तक एक राजनेता का ये दायित्व होता है कि वो उस ग्राम पंचायत के लोगों का जहाँ प्रतिनिधित्व कर रहा है उसको, उसकी ध्यान रखे उन लोगों को। तो कोरोना का काल आया, प्रशासक लग गए, तो उस समय अचानक से सब कुछ बंद हो गया। तो मैंने और मेरी टीम ने, चाहे राशन के किट वितरण करने हो अपनी निजी पॉकेट से, उसके अलावा लोगों के बाहर से दवाइयाँ मंगाना हो, कोरोना की जांचें करवाना हो, और चाहे लोग जो बाहर फंस गए थे उनको गांव में वापस बुलाना हो, लोगों को जो गंभीर बीमारियों से जो लोग ग्रसित थे उनके इलाज करवाना हो, तमाम वो कार्य के जो ग्राम पंचायत के स्तर पर लोगों की मदद, और ग्राम पंचायत ही नहीं, हमने और हमारी टीम ने, हमारे साथियों ने, जो सरपंच साथी थे, उन्होंने मिलकर ग्राम पंचायत से बाहर भी लोगों की खूब मदद की उस समय। तो वो एक ऐसा टाइम था, वो मानव सेवा का एक टाइम था, उस मानव सेवा में हमने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। बिल्कुल। आपकी पहचान जो मुख्य रूप से है, अगर मैं आपसे प्रभावित हूँ तो इसलिए हूँ कि शहीदों के प्रति आपके मन में बहुत श्रद्धा है। और मैं सबको पता है कि रक्षाबंधन का जो पर्व है वो शहीद की बहनों के साथ मनाता हूँ। और मैंने 3 कार्यक्रम रतनगढ़ क्षेत्र में, जिसमें बीचरे के कार्यक्रम में आपका मेरे साथ बहुत बड़ा सहयोग रहा। उसी का कारण है कि आज मैं आपके पास इंटरव्यू लेने के लिए आया हूँ। तो मैंने देखा कि 3 मूर्तियाँ आप शहीदों के क्षेत्र में लगवा चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें किससे प्रेरित होकर करते हैं आप? देखिए, मैं जब सरपंच नहीं था तो उस समय यहाँ हम सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में प्रभावित थे, लोगों से मिलते थे। तब हम बताते कि लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह के बारे में हम जब उन्हें बताते तो लोग आश्चर्यचकित होकर हमारी ओर देखते थे, क्योंकि जो आने वाली पीढ़ी थी, जो हमारे साथी थे, वो भूल चुके थे। उसके बाद में मैं 2015 में जब चुनाव प्रचार में गया तो छाबड़ी के जो मूलचंद न्योल हैं, उनके घर के ऊपर लिखा हुआ था शहीद मूलचंद जी न्योल। तो बड़ी पीड़ा हुई कि भाई, एक तो जनरल साहब थे, उनकी मूर्ति स्मारक में नहीं है, तहसील में नहीं है, गांव में नहीं है। उसके बाद में 1998 का शहीद, आप सोचिए 17 साल तक उस शहीद की मूर्ति उस गांव में, उसकी जन्मभूमि में नहीं है। उसके बाद में 2018 आ गया। ये सोच ही रहे थे कि इनके स्मारक लगाएं। 2018 आ गया। समय का चक्र कुछ ऐसा चला कि विकास कार्य करवाते रहे कि ताकि पता ही नहीं चला। 2018 में जहीर ठोकर जैसे एक आतंकी को मारकर, जिसकी आप बात कर रहे हैं, भींचरी, अमर शहीद जो शहीद हो गए थे, तो फिर सोचा कि अब इन पर कार्य हमें करना चाहिए। और अब फिर कोरोना आ गया। बिल्कुल सही। दूसरा कार्यकाल जब भी स्टार्ट किया तो मैं ये कहता हूँ, मैंने एक प्रण लिया कि ये तीनों स्मारक जल्द से जल्द बनाए जाएंगे। उसी के कारण दिसंबर 2020 में किशन सिंह का स्मारक अनावरण करवाया, जिसमें आप उपस्थित हुए थे। फिर 2022 के अंदर मूलचंद न्योल का स्मारक, और ये अभी जो लेटेस्ट लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह का स्मारक है, जो 24 जून को आप भी उपस्थित हुए हैं, और बहुत आपके दर्शक भी उन्होंने चैनल के माध्यम से देखा है। तो ये प्रेरणा कुंज हैं। आने वाली पीढ़ियां ये देखेगी कि कैसे हमारी ग्राम पंचायत के अंदर साधु के साथ साथ ऐसे वीर योद्धा भी हुए हैं
तो उनसे जो युवा पीढ़ी है वो प्रेरणा लेगी और प्रेरणा लेकर वे लोग आगे बढ़ेंगे। इसीलिए ये माँ सरस्वती के मंदिर हम लगाते हैं, तो ये वीरों के मंदिर भी हमारी ग्राम पंचायत में है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा अगर इस तहसील में है तो भींचरी, छाबड़ी खारी और कुसुमदेसर में ही शहीदों की मूर्ति हमारी ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मुझे लगा कि इस व्यक्ति के मन में शहीदों के प्रति कुछ ज़्यादा श्रद्धा है। और जी एक महत्वपूर्ण चीज़ जानना चाहूँगा कि जिस तरह से आपका राजनीतिक क्षेत्र में कद बढ़ रहा है और रतनगढ़ क्षेत्र की एक राजनीतिक प्रतिभा के रूप में आपको देखा जा रहा है, तो अगर हम ये बात करें कि आप इस कद को और बढ़ाने का प्रयास करें, तो क्या लग रहा है ऐसा कौन सा व्यक्ति, ऐसा कौन सा नेता है जो आपको इसके लिए आगे बढ़ा सकता है या आपको प्रेरित कर सकता है अच्छे कार्य के लिए? देखिए, राजनीति के अंदर संभावनाएं, कयास और महत्वाकांक्षाएं ये सब चलती रहती है और निरंतर चलती रहती है। बिल्कुल सही है लेकिन प्रेरणा अगर कोई व्यक्ति लेता है तो अपने परिवार से लेता है, जी। अपने माता पिता, भाई बिल्कुल सही, बहन, रिश्तेदारों से, मित्रों से प्रेरणा उन्हीं से मिलता है। तो प्रेरणा मुझे अपने पिताजी से मिली। वो आपने जैसे बताया कि पुलिस में थे, बिल्कुल और जहाँ जहाँ उन्होंने नौकरी की, जिन जिन क्षेत्र में वो रहे, मैं आज भी वहाँ जाता हूँ और लोगों से मिलता हूँ, उनके बारे में अगर बताता हूँ तो पुलिस के व्यक्ति के प्रति एक सम्मान देखता हूँ। नहीं, बिल्कुल ये निश्चित करें, क्योंकि हमारे सुजानगढ़ में काफ़ी उन्होंने काम किया और उसी दौरान हम मिले भी हैं। तो प्रेरणा मैंने पिताजी से ली। जी, उन्होंने कहा कि कहीं भी रहो, ईमानदारी के साथ काम करो, बिल्कुल और सही। ईमानदारी अगर आपके अंदर है हाँ। तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। उसके बाद में अगर जैसे आपने कहा कि राजनीतिक कोई व्यक्ति जिससे हम इंस्पायर हुए हैं, जिससे हम तो मैं माननीय राठौड़ साहब जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उनसे बिल्कुल जुड़ा हुआ भी हूँ और उनको कार्य करने की उनकी शैली भी देखता हूँ। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर मत की पेटी से राजा निकलता है। मत की पेटी से निकलने वाला राजा 5 साल के बाद में फिर जनता के बीच में जाता है। बिल्कुल सही है। तो उनकी जो कार्य करने की शैली है, 5 बजे उठकर देर रात तक लोगों की समस्याओं को सुनना, उनको निपटारा करना, और उसके उनके पीए के बाद फ़ोन आ जाता है, अगर वो बिजी होते हैं तो वो डायरी में बिल्कुल वो नोट करता है। और जब राठौड़ साहब आते हैं तो उनको बताते हैं कि इन इन व्यक्तियों के फ़ोन आए, वो गाड़ी में अपने ऑफिस में बैठकर उन लोगों की रिपीट उनको रिप्लाई करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं, उनके निराकरण करते हैं। तो राजनीति के अंदर बहुत ऐसे लोग, कम लोग बचे हैं जो राजनीति को सेवा नीति मानकर कार्य कर रहे हैं, तो उनमें राठौड़ साहब हैं, तो बिल्कुल वो प्रेरणा स्रोत हैं। 24 जून के कार्यक्रम के बाद में जैसा जनरल सगत सिंह जी कार्यक्रम हुआ, उस दिन हमने देखा कि जिनका नाम अभी आपने लिया, हालांकि मैंने एक औपचारिक सवाल पूछा था, उनके व्यवहार से भी लग रहा था कि उनके मन में आपके प्रति श्रद्धा है। यहाँ के विधायक की बात करें, वो भी आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं। तो उस कार्यक्रम के बाद मैंने देखा कि आपका राजनीतिक कद काफ़ी बड़ा है और राजनीतिक हल्के में खुसर फुसर भी चल रही है। तो उस संबंध में कोई कहेंगे आप, कुछ कॉमेंट आपका? देखिए, अभी मैंने कहा कि राजनीति के अंदर कयास लगाना, संभावनाएं ये चलती रहती है। सही है। व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो उसमें कोई खामियां निकालता है, कोई कमियां निकालता है, कोई शाबाशी देता है। जी। लेकिन 24 जून का जो कार्यक्रम लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह, मैं समझता हूं कि बहुत से लोग उनको भूल चुके थे। जी। ये सत्य भी है। जब मैंने लोगों को बताया, गांव-गांव में गया, लोगों को जब मैंने बताया कि ऐसी महान विभूति हमारी तहसील में हुए हैं, एक छोटे से गांव से निकलकर जो व्यक्ति सेना के इतने बड़े पद तक पर जाता है, उस समय जिस समय न तो संसाधन थे, न सड़कें थी, न बिजली थी, न शिक्षा का कोई स्तर था, तो उस समय उस पद पर वो पहुंचे हैं। और आप कल्पना कीजिए, पद पर पहुंचने के साथ साथ उन पद पर रहते हुए उन्होंने ऐसे कार्य किए जो आज भी अकल्पनीय है। बिल्कुल सही। 1961 में कोई कल्पना कर सकता है कि कोई व्यक्ति पुर्तगाल से गोवा को मुक्त करा सकता है, जबकि पुर्तगाल की सेनाएं गोवा पर आने वाली थी आक्रमण करने के लिए, लेकिन नदी नालों को रात दिन उन्होंने पार किया और पणजी पर उन्होंने अपना कब्जा जमा लिया, गोवा पर कब्जा जमा लिया और पुर्तगाल को हताश होकर पुर्तगाल को आज़ाद करना पड़ा। फिर बात करते हैं अपन 1967 की। 1967 में 62 में चीन से इंडिया हार चुका था, 67 फिर आया, वहाँ नाथुला पर इनकी नियुक्ति हुई। ये वहाँ के उस एरिया के कमांडिंग ऑफिसर थे। तो चीन बाकायदा दबाव बना रहा था कि नाथुला की जो चौकी है वो छोड़ दे।
अगर वो चूँकि वो छोड़ देते तो आज मैं समझता हूँ कि अपन ये जो चीन के जो लगती हुई सीमाएं हैं, काफ़ी हद तक चीन अंदर घुस सकता था, लेकिन वो उन्होंने छोड़ी नहीं, और छोड़ने के साथ साथ उन्होंने वहाँ तारबंदी भी करवाई। चीन ने उसका विरोध किया। चीनी सैनिक जो 62 की हार से हताहत हो चुके थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, देखिए आप कल सोचिए कि उस समय 62 की हार के बाद 67 में उस चीन को जवाब देना और तोपों के मुंह खोलकर 400 सैनिक चीन के मार के 400 सैनिक मरने के बाद में मात्र 2 या 3 दिनों में चीन ने अपना वाइट फ्लैग ऊपर कर दिया, उस चीन को वापस पछाड़ दिया जिसने 62 से हमने मात खाई थी। तो आज उसका परिणाम क्या है? चीन पे कोई भी बात होती है, हमारे इंडियन भाई हैं वो लात घुसों से उसकी पिटाई कर देते हैं। आप कल्पना कीजिए। फिर 1961 का दौर आया, 71 का दौर आया। तो 71 के दौर के बाद में नवाचार किए उन्होंने। नवाचार क्या थे? 4 हेलीकॉप्टरों से पूरी बटालियन को मेघना नदी के पार उतार देना और ढाका पर कब्जा कर लेना। ढाका पर कब्जा करते ही 93,000 सैनिकों ने, आप कल्पना कीजिए, इतिहास का सबसे बड़ा समर्पण, 93,000 सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। बांग्लादेश का जन्म, बांग्लादेश का जन्म, इतिहास तो लिखा ही लिखा, लेकिन इस पृथ्वी का भूगोल बदल दिया उन्होंने, एक नए देश का निर्माण कर दिया। तो ऐसी महान शख्सियत का कार्यक्रम जितना बड़ा होना चाहिए था, उतना बड़ा कार्यक्रम करने का हमने प्रयास किया। और मित्रों से, आप सबके सहयोग से, जो लोग वहाँ उपस्थित हुए, उनका मैं फिर आभार व्यक्त करता हूँ कि एक ऐसी महान शख्सियत, एक ऐसी महान विभूति का कार्यक्रम जितना बड़ा होना चाहिए था, जितना सही सम्मान उनको मिलना चाहिए था, ग्राम पंचायत के प्रथम नागरिक होने के नाते मैंने वो कार्य किया, और उसमें मैं समझता हूँ बहुत हद तक हम सफल भी रहे। बिल्कुल सफल रहे, और उसके बाद में काफ़ी चर्चाएं भी है। आज वर्तमान में आपकी राजनीतिक जो सक्रियता है उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आप कोई लंबी छलांग राजनीति में लगाना चाहते हैं। और मैं हर प्रतिभा से पूछता हूं कि आपकी आगे की मंजिल क्या है, कहां तक इससे जो टैलेंट को ले जाना चाहते हैं। तो ये सवाल आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन सा लक्ष्य है जिसको लेकर अब चल रहे हैं आप? देखिए, राजनीति के अंदर अभी मैंने बताया कि अलग अलग लोग कयास लगाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर सक्रिय राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में है, तो उसको महत्वाकांक्षी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। महत्वाकांक्षी, अगर वो सक्रिय राजनीति में है, वो अच्छा कार्य कर रहा है। अगर जैसे सरकारी विभाग में जो पदोन्नत होते हैं, जो लोग पदोन्नत होते हैं, तो वो कुछ उनमें एबिलिटी होती है, तभी तो वो पदोन्नत होते हैं। तो सक्रिय राजनीति अगर आप कर रहे हैं, राजनीति के अंदर आपकी भूमिका है, राजनीति में आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, लोगों के काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल महत्वाकांक्षी होना चाहिए। और महत्वाकांक्षी होकर लोगों के बीच में रहकर लोगों के जितने काम आप ज़्यादा कर सको, वरना सक्रिय राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ, सक्रिय राजनीति में आप हो तो आपको महत्वाकांक्षी होना चाहिए। छलांग अब ऊंची लगती है, एक लंबी लगती है, वो एक अलग मामला है, लेकिन अगर आप राजनीति में हो तो मत की पेटी से अगर आप राजा बने हो तो लोगों के आप जितना काम आ सको, मैं तो ये समझता हूँ आप काम आइए, क्योंकि समय फिर कभी मौका नहीं देता। समय की अगर किसी व्यक्ति को मौका देता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए, यही इस लोकतंत्र का और यही मानव धर्म है। पवन जी, रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो मैंने देख रहा हूं कि हमारे इस चूरू जिले में सबसे ज़्यादा, अगर आपकी पार्टी की दावेदारी की बात करें तो सबसे ज़्यादा नेता भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिले। हमारे वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक मंत्री रेणुआ जी है, उसके अलावा सुरेंद्र भापड़ा जी है, धर्मवीर जी पुजारी जिलाध्यक्ष हैं, और बहुत सारे नाम हैं जिनको हो सकता है मैं नहीं ले पा रहा हूँ। तो मैंने ये भी सुना है कि इस बार जो है युवाओं को, कुछ नए चेहरों को जो है वो अलकमान या पार्टी उतारना चाहती है। तो क्या हम समझे कि पवन जी भी उस दौड़ में शामिल हो रहे हैं? नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं तो देखिए छोटा सा कार्य करता हूँ, ग्राम पंचायत लेवल का कार्य करता हूँ, और पार्टी जो भी दायित्व देगी उसको बिल्कुल बढ़ चढ़कर उसका निर्वहन किया जाएगा, धरातल पर लोगों को मिला जाएगा। मैं ऐसी कोई दावेदारी या कोई लाइन में नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक कार्यकर्ता मानता हूँ, और जो निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करे, जिसका कोई स्वार्थ नहीं होता, मैं तो निस्वार्थ भाव से पार्टी की सेवा करना चाहता हूँ। और जब सरकार अपनी बन जाए तो अपने लोगों के, जितने ज़्यादा लोगों के जो काम होने वाले हैं वो काम मैं करवा सकूँ, मैं तो बस यही। आपको लग रहा है कि कोई खिंचाता नहीं? क्यों एक नाम मैं भूल गया, शिवगन कम्मा जी का नाम है, तो दावेदार बहुत ज़्यादा है, टिकट तो एक को मिलती है। तो आपको लग रहा है कि रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार थोड़ी टिकट को लेकर खिंचाता नहीं रहेगी? देखिए, ये हमेशा होता है, इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में टिकट मांगना सबका अधिकार है। मैं समझता हूँ सबको मांगनी भी चाहिए और सब मांग भी रहे हैं,
और लेकिन मांगने के बाद में जिस व्यक्ति को मिल जाती है उसके साथ रहकर पार्टी को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि पार्टी के अंदर और बहुत सी व्यवस्थाएं होती है जिसमें सबको मौका मिलता है, टिकट तो एक ही व्यक्ति को मिलती है। पार्टी सर्वोपरि होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मोहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। आप महत्वाकांक्षा की बात करने के साथ साथ ये भी बात करें कि पार्टी का हित सर्वोपरि है और जिस व्यक्ति को टिकट दी जाती है पार्टी के लिए सबको एकजुट होकर काम करना चाहिए। पवन जी बहुत अच्छे विचारों वाले हैं, एक युवा नेता है और वे मित्र हैं, तो मेरा मन हुआ कि आज बातचीत की जाए और ख़ास तौर से इसलिए बात की गई कि आप शहीदों के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं और आपके विधानसभा क्षेत्र से राजेंद्र नैन जैसे शहीद भी हुए हैं जिन्होंने किस तरह से आतंकवादियों से लुहा लिया था। और हमने कुछ प्रोग्राम जो अब भी श्रावण में आगे भी प्रोग्राम होने वाले हैं, रक्षाबंधन पर हम पुनः किसी शहीद के घर जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि पवन जी उसमें हमारा पूरा सहयोग करेंगे। ऐसे अंशों लगे मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ कुछ और कहेंगे पवन जी? धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद और पवन जी आपके राजनीतिक उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ऐसे अंशों लगे मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।